हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी। मैं धर्मेंद्र आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू की क्लास में स्वागत करता हूं। आज डेट है 20 अक्टूबर 2020 और दिन है आज ट्यूसडे मंगलवार। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम आइए देखते हैं कि अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आप किसी भी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी क्लासेस को किसी भी टाइम यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकता है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दिन है आज हमारा डेट है 20 अक्टूबर 2020 और आज द हिंदू के न्यूज़पेपर से जो भी हमने आर्टिकल और एडिटोरियल कवर किए उसे वन बाय वन हमें पेज टू पेज यहां पर कवर करते जाते हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर फर्स्ट। गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और है, अब जो हम यहां पर वीडियो बना रहे हैं, जो लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगी, वो सारी चीजें आपको मतलब यहां पर हिंदू के साथ जो न्यूज एनालिसिस का काम किया जा रहा है वो आपका इससे टाइम्स ऑफ इंडिया से भी होगा, आपका पीआईबी से भी होगा, ऑल इंडिया रेडियो से भी, अलग अलग जगह से इस प्रकार से ये सारी चीजें यहां पर कवर की जाएगी। तो आइए पेज नंबर फर्स्ट जो द हिंदू का है उसकी तरफ देखते हैं। पेज नंबर फर्स्ट पर हमारा पहला आर्टिकल है, चाइनीज सोल्जर हु स्ट्रेड अक्रॉस एलएसी हेल्ड इन लद्दाख। देखिए यहां पर क्या बताया गया, एक चाइनीज सोल्जर है जिसने एलएसी को अक्रॉस करके लद्दाख में आ गया है। वो तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसे वापस किया जाएगा, पूरी जो फॉर्मेलिटीज हो जाएगी तब। ये सेना का जवाब था। इस आर्टिकल में कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं बताई गई है, मेनली यही चीज है। लेकिन हमें इस न्यूज की तरफ नहीं देखना, जो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है वो है एलएसी। एलएसी क्या है उसको हमें जानना है। तो एलएसी क्या है, एलएसी को देखते हैं। ठीक है, एलएसी जैसे कि मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल का जैसे। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या है, ये बताता है मतलब दो टेरिटरीज को, जैसे मान लीजिए इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया, ठीक है, या फिर इधर इंडिया इधर चाइना, तो ये दो टेरिटरीज को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। एलओसी तो वैसे चाइना और इंडिया के बीच में है, तो ये टेरिटरीज को अलग करता है, एक लाइन है डिवाइड करता है और इसे तीन भागों में बांटा गया है। लगभग जो एरिया है टोटल 3488 किलोमीटर लंबा है ये, और तीन भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है ईस्टर्न सेक्टर, दूसरा आपका मिडल सेक्टर और तीसरा आपका वेस्टर्न सेक्टर इन लद्दाख। जो ईस्टर्न सेक्टर वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, और जो मिडल सेक्टर आपका उत्तराखंड प्लस हिमाचल में, और तीसरा जो वेस्टर्न सेक्टर है वो आपका लद्दाख में। ठीक है, इस हिसाब से आपका यहां पर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे तीन भाग में, तीन सेक्टर्स में से डिवाइड किया गया है। तो मैंने बता दिया मेनली इसका क्या है, काम क्या है, इंडिया और चाइना की टेरिटरी को ये अलग अलग करता है। ठीक है, और ये टेरिटरी का कॉन्फ्लिक्ट या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कब से चल रहा है, लगभग 1962 से लेके 1962 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये कंटिन्यू ये चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैप के द्वारा बता देता हूं कि ये क्या है। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड पार्ट, एक ये हिस्सा, तो ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ये हिस्सा हो गया हमारा सेंट्रल सेक्टर, और ये हिस्सा हो गया हमारा ईस्टर्न सेक्टर। तो ये जो है हमारे एलओसी वाले हैं। एलओसी को मैंने बताया तीन भाग में, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है गाइज, तो ये आपका हो गया एलओसी का। आइए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल जो है हमारा इसी पेज पर है, वो क्या कहता है। अगला आर्टिकल जो कहता है कि ईडी क्वेश्चंस फारूक फॉर 6 आवर्स इन जेकेसीए फंड। इसमें एक फंड के रिगार्डिंग बात की गई है। वो फंड किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, वो फंड जो है आपके एक मतलब यानी कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई फंड्स है, उस फंड्स के रिगार्डिंग कुछ केसेस है जो मतलब फ्रॉड रोड का केस है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग इसमें बात की गई है और कुछ नहीं है। तो यहां भी आपको इस न्यूज से कोई मतलब नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ईडी। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या काम करता है, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एक लॉ है एजेंसी को एनफोर्स करने का, किसके रिगार्डिंग मतलब एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी को,
जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इकोनॉमिक लॉ और प्लस फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। समझ गए ना, मतलब कोई भी इकोनॉमिक लॉ को एनफोर्स करने के लिए या फिर इकोनॉमिक क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ये एक हिस्सा है, ठीक है, और किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये मिली हुई, मतलब यानी कि एक तरह से मिला हुआ है इन सबका, ठीक है। और जो डायरेक्टर के, इस डायरेक्टरेट के ओरिजिन की बात करें तो 1 मई 1956 को इसका ओरिजिन माना जाता है, जब एनफोर्समेंट यूनिट जो है आई थी या फिर आपकी बनी थी। और फिर उसके बाद आपका बात की जाए तो इसी के एक एक्सचेंज कंट्रोल लॉ एवोल्यूशन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 आया 1947 के द्वारा। तो देखिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे एक आर्टिकल है हमारा, ओड इवन टू लास्ट वेपन अगेंस्ट पॉल्यूशन। आपको पता है आजकल जो न्यूज आ रहा है, लगभग दिल्ली और गुड़गांव से रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड भी न्यूज काफी कंटिन्यू है ये। उसमें क्या गया है कि दिल्ली और गुड़गांव का या यूपी का पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए एक लास्ट हथियार माना गया है, जो लास्ट हथियार है ओड इवन का। ओड इवन का पहले भी चलता था, मतलब आज ओड नंबर वाली गाड़ी चलेगी, कल इवन नंबर वाली गाड़ी चलेगी। तो ये इस चीज को भी मतलब 21 अक्टूबर से कंटिन्यू एक कंपेरिजन लागू करने की सलाह दी जा रही है। और इसमें बताया गया है कि एक और कंपेरिजन है गाड़ी ऑफ के नाम से, मतलब यानी कि रेड लाइट जब ऑन होगी तो आप गाड़ी ऑफ करके वहां पर लाल बत्ती के पास आप खड़े हो जाओगे, जब ग्रीन होगी तभी आप गाड़ी ऑन करोगे। इसके द्वारा भी पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में वो है AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या है इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो AQI क्या है, जो ये सारी स्टेटमेंट कही है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने मंडे को कहा है ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, और AQI एक ऐसा इंडेक्स है, ठीक है, जो रिपोर्ट करता है हवा की क्वालिटी के बारे में डेली बेसिस पे, ठीक है। ये मेजर करता है कि हवा में कितने पोल्यूटेंट है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट डाल सकते हैं, हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। और जो एयर क्वालिटी का जो मतलब यानी कि जो जारी किया जाता है वो CPCB बोर्ड के द्वारा ये सारी चीजें जारी की जाती है, ठीक है। CPCB बोर्ड मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये सारा डेटा प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक ऐसी स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है, और जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1974 के अंदर हुआ था, ठीक है, अंडर द वाटर एक्ट 1974। और CPCB एक ऐसा भी बोर्ड है जो एयर एक्ट 1981 के 1981 याद रखे 1981 के तहत पावर्स को एंट्रस्ट करने के रिगार्डिंग काम करता है। फाउंड जैसा कि मैंने बताया 22 सितंबर 1974 को हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है शिवदास मीना जी जो कि चेयरपर्सन है, और डॉक्टर प्रशांत गरगवा जी जो कि मेंबर ऑफ सेक्रेटरी है, ठीक है, याद रखें इस चीज को। अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, ये अगला आर्टिकल जो है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसमें अब इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है कॉस्ट कटिंग करेगी RT-PCR टेस्ट का। RT-PCR की जो टेस्टिंग एक्चुअली थोड़ी महंगी होती है, तो उसी के बारे में, उसकी कॉस्ट को कटिंग रिगार्डिंग करने के बारे में यहाँ पर इस आर्टिकल में दिया गया है। तो हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है RT-PCR टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये इमेज क्लियर हो जाए। देखिए इस टेस्टिंग में क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है पहले तो आपकी स्वैब कलेक्शन किया जाता है आपके थ्रोट के पीछे से, फिर उसके बाद लैब में RNA को अलग मॉलिक्यूल्स के साथ मतलब RNA को अलग कर दिया जाता है, और फिर एक एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चेंज कहते हैं, जो क्या करते हैं RNA को DNA में बदल देता है। रिवर्स हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे RT-PCR कहा जाता है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो और इसमें फिर होता है क्या, जो PCR मशीन में जो DNA होता है, DNA की कॉपी बनती है और फिर उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है फ्लोरोसेंट डाई के द्वारा। इस प्रकार इस रोग की
पहचान हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये आरटीपीसीआर टेस्ट की प्रक्रिया है, इसी के बारे में वहां पर बताया गया कि इसकी जो कॉस्ट आती थी, मान लीजिए कहीं पे 1200 रुपए है, कहीं पे 1600 रुपए है, ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है, तो इन रेट को डिक्रीज करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे ये भी कवर होता है। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 10, 20 के पेज पे उतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए नहीं है। पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल है हमारा, जो कि है नंबर नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन के लिए कोई वो नहीं है, समय नहीं है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये बातें हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, एक्चुअली बात की गई है जो फेस्टिवल, आपको पता है कोविड-19 का, ठीक है, कोविड-19 जो है सितंबर के बाद की बात करें तो लगभग अब डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एकदम से पहले जो ग्राफिकल था ऊपर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो है नीचे की ओर आता नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जैसा पता है, एक तो विंटर सीजन आ रहा है और एक प्लस फेस्टिवल आ रहा है, तो इन एक तो मतलब नहीं कि दो चीज है यहाँ पर। तो देखा जाए तो कोविड-19 जो है सर्दियों में ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए, और फेस्टिवल में एक तो ज्यादा भीड़ होती है, लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, तो इसी चीज के लिए बताया जा रहा है कि हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आगे जो है विंटर के सीजन और फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें हमारे लिए न्यूज की बजाय डब्ल्यूएचओ क्या है, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की, जो किस लिए उत्तरदायित्व है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबल है। और डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन के और मेन इसका काम क्या है, द अटेनमेंट बाय द ऑल पीपल्स ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द हेल्थ। अटेन करना मतलब सब हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द हेल्थ के लिए, हेल्थ के रिगार्डिंग सबसे हाईएस्ट पॉसिबल क्या है या क्या हो सकता है, ठीक है, कहां तक उसकी जड़ को पहुंचना, मतलब यानी कि बात है किसी भी बीमारी से संबंधित। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बना था, ये फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और फिर उसके बाद ये इसका कस्टमर केयर नंबर, और इसके हेड ऑफिस की बात करें तो ये आपका जो हेड है, सॉरी, टेड्रोस एडमनोम सौम्या और जाने जी, ठीक है, ये सारे इसके हेड्स है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसका सिंबल ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे देखते हैं। आगे इसी पेज पर हमारा एक आर्टिकल है, इंडिया सेटिंग अप ए रोबस्ट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। मोदी साहब ने कहा है कि इंडिया जो है एक रोबोट, मतलब यानी कि एक ऐसे सेटअप तैयार करने जा रहा है जो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम से संबंधित है। इसमें मतलब जो, और एक चीज उन्होंने और कही है, जो हमारा रिकवरी रेट है, जो कि सब मैंने आपको बताया कि सितंबर से पहले जो हमारे पास जो ग्रोथिंग थी कोविड केसेस की, वो कुछ इस प्रकार थी, ऊपर बढ़ता जाए, लेकिन उसके बाद ये डाउन की तरफ बढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये कह रहे हैं जो रिकवरी रेट है हमारा जो है, ये फ्लेक्सिबल, जो हमने लॉकडाउन लगाया, मतलब मान लीजिए कहीं पर सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगा दिया, कहीं पे किसी दिन लगा दिया, कहीं, तो ये फ्लेक्सिबल लॉकडाउन के कारण ये हमारी रिकवरी रेट मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनका कहना है। तो उन्होंने ये जो इनकी मीटिंग हुई है डिलीवरी सिस्टम के रिगार्डिंग, जो बताया है कि रोबस्ट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम जो सेटअप करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई है उनकी, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है, ग्रांड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग हुई है। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुई, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुई थी ये मीटिंग। ठीक है, अगला है आपका इसी पेज पे, बार्क हाईली डिसअपॉइंटेड विद रिपब्लिक। जो बार्क है, अब ये बार्क क्या है, BRC, इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया हुआ है। मैंने उस एडिटोरियल को आपको बिल्कुल क्लियरली, अभी 2-3 दिन पहले का एडिटोरियल है, 2-3 नहीं तो 3-4 दिन, उसमें टीआरपी के बारे में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल क्लियरली समझाया था, रिपब्लिक टीवी के बारे में बताया था। ठीक है, कि एक स्कैम किया, उस स्कैम में रिपब्लिक टीवी ने क्या किया भाई, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए किस तरफ का, किस टाइप से उसने खेल खेला, तो वो सारी चीजें बताई जा रही है। तो यहां पर बीआरसी जो कह रहा है कि मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डिसअपॉइंट है वो रिपब्लिक से, रिपब्लिक टीवी से। तो हमारे लिए ये न्यूज तो ठीक है, लेकिन जो इस चीज में मेनली दिया गया है वो क्या है आपका, बार्क।
ठीक है, वो क्या दिया गया है आपका, बार्क। वो बार्क क्या है, बार्क का मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये बार्क वो कंपनी है जो बैरोमीटर लगाती है आपके घरों में सेटअप बॉक्स में, और वो बैरोमीटर क्या करता है, आपका ये व्यूज देखता है कि आप किस चैनल को कितनी देर देख रहे हो। ठीक है, मतलब एक तरह से उसकी ट्रैकिंग करता है। और इस चीज को हुआ क्या, मतलब इन्हें कि इस न्यूज को फैला दिया गया, और जिसका फायदा रिपब्लिक टीवी वालों ने उठा लिया। और फिर रिपब्लिक टीवी वालों ने क्या किया, उन्हें पता लग गया कि किस किस घर में किस किस सेटअप बॉक्स के अंदर बैरोमीटर लगा है। उन्होंने उन बंदों को क्या किया भाई, 500 रुपए पर डे के हिसाब से पैसे देकर कहा कि भाई आप लोग हमारे चैनल को देखो, हम आपको 500 रुपए पर डे देंगे, चाहे आपको चैनल के लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, चाहे आपको बातें समझ में ना आए या ना आए। तो भाई लोगों का क्या था, उन्हें फ्री में बैठे हुए घर पे पैसे मिल रहे थे, टीवी चालू करके छोड़ देते, और टीआरपी जो थी चैनल की एकदम से लो से हो गई, मतलब अप। तो इस प्रकार का ये स्कैम हुआ। ठीक है, तो उसी में मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ बताया जाए कि जो बार्क है वो डिसअपॉइंट है रिपब्लिक टीवी से। ठीक है, तो हमारे लिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया कि बार्क क्या है। एक इट इज ए कंपनी, एक कंपनी है 2010 में बनी थी, जो कि एडवर्टाइजर्स एजेंसी और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है उनके द्वारा ओन्ड की गई है, रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर। और किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के द्वारा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नोटिफाइड द पॉलिसी गाइडलाइन फॉर टेलीविजन। इन्होंने ये नोटिफाई किया कि जो गाइडलाइन है टेलीविजन के रिगार्डिंग, टेलीविजन की रेटिंग के रिगार्डिंग 10 जनवरी 2014 को, और रजिस्टर्ड किया उसे बार्क में जुलाई 2015 में इस गाइडलाइंस के अंडर में। ठीक है, कि टेलीविजन की रेटिंग के तहत मतलब किस प्रकार से काम होना चाहिए, कैसे नहीं, ये सब गाइडलाइन उसमें बताई गई। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया बार्क। ठीक है, आगे देखते हैं, हम अगले की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा, ऑस्ट्रेलिया टू टेक पार्ट इन मालाबार नवल एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया मतलब जो है वो मालाबार जो कि नवल एक्सरसाइज होने वाले उसमें हिस्सा लेने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मेन हमारे लिए यहाँ पर ये तो है जो मालाबार 2020 का जो नवल एक्सरसाइज होने जा रहा है उसे ज्वाइन करने की बात कही गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, और इसमें इंडिया जापान ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, यूएस भी है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले इसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी। ठीक है, तो अब देखिए इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज क्या है, एक ट्रिलेटरल नवल एक्सरसाइज है जो कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया एक परमानेंट पार्टनर के रूप में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसने जो मतलब ये एक्सरसाइज जो शुरू हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में 1992 में, और एक्सपेंड होती गई ट्रिलेटरल फॉर्मेट में। ठीक है, जापान विद द इंक्लूजन ऑफ जापान, जापान के साथ लेके इन 2015 में। ठीक है, और फिर इसमें नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और सिंगापुर में है, और परमानेंट अभी मैंने बताया परमानेंट कौन है, यूएस, जापान और इंडिया। ठीक है, एनुअल मालाबार सीरीज जो हुई थी स्टार्ट वो 1992 के अंदर हुई थी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये हो गई हमारी मालाबार एक्सरसाइजेज। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है एडिटोरियल। जो इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स थे हमने सारे कवर कर लिए। अब हमारे आ रहे हैं एडिटोरियल द हिंदू का। तो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो भी आपको बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर पहला जो है आपका लव इन द टाइम ऑफ पोलराइजेशन। आपका पहला एडिटोरियल है लव इन द टाइम ऑफ पोलराइजेशन। इसमें क्या बताया गया है, एक्चुअली इसमें बताया गया है कि जो आपके मतलब यानी कि तनिष्क है, ठीक, एक तनिष्क कंपनी है, एक मिनट, तनिष्क कंपनी है जो कि टाटा ओन्ड कंपनी है, अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट के यूज कर रहे थे। और उस एडवर्टाइजमेंट में क्या था, मतलब यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे कास्ट के साथ मैरिज हो रहा था, तो वहां पर उस चीज के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करके अपने मतलब यानी कि ये पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे थे, ब्रांड को पॉपुलर करना चाह रहे थे। तो उसी से संबंधित उसमें जो है वो मेन है इंटरफेथ मैरिज। वो जो मैरिज थी वो इंटरफेथ मैरिज थी। तो उस इंटरफेथ मैरिज पूरे आर्टिकल में हमारे कुछ पढ़ने लायक मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए यही है कि इंटरफेथ मैरिज है क्या भारत में। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर दिया गया है। 2013 की स्टडी में इंटरफेथ मैरिज के बारे में जो बातें पता लगी वो इस प्रकार से है। सेंट्रल गवर्नमेंट रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस,
सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रहा है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, किसके लिए? पॉपुलेशन साइंस के रिगार्डिंग, हैड प्रेजेंटेड ए पेपर ऑफ इंटरफेथ मैरिज, जो पेपर प्रेजेंट करता है किसके ऊपर? इंटरफेथ मैरिज के रिगार्डिंग, जो कि भारत में 2013 के तहत, ठीक है, और एनालाइज करता है डेटा को, ठीक है, किससे? इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के द्वारा, ठीक है, IHDS, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। जो स्टडी है, स्टडी ये करती है कि 2.21% जो है पूरे शादीशुदा औरतों में से लगभग 15 से 49 साल के ऐसे होते हैं जो अपने दूसरे रिलीजन वालों से शादी करते हैं। मैक्सिमम जो एज बताई गई है वो मतलब 15 से 49 साल के लोग ऐसे होते हैं जो अपने दूसरे मतलब इन्हीं के धर्म के लोगों से शादी कर लेते हैं। यहाँ पर ये चीज को बताए जाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें है क्या? इसमें बताया गया है कि जो प्रोपोर्शन है इंटर रिलीजियस मैरिज का हाईएस्ट वो है 2.8%, ठीक है, अमॉन्ग द वुमेन ऑफ द यंग एज, जिसमें से यंग एज की जो वुमेन है 15 टू 29, 15 टू 19, 15 से 19 साल के हैं। और अदर एज की बात करें, ठीक है, जो उनकी इंक्रीजिंग एज के साथ जो मैरिज कर रहे हैं वो 2.3% है। और उनकी एज ग्रुप क्या है? 20 से 24 साल। जो 2% रह गई वो 25 से 29 साल की, जो बाकी की 1.9% रह गई वो 30 साल से ऊपर की। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताएगी कि इस एज के ग्रुप के लोग दूसरे रिलीजन से मैरिज कर रहे हैं इंटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इंटर रिलीजियस जो मैरिज है वो ग्रेटर है अमॉन्ग द वुमेन इन अर्बन एरियाज में 2.9%, ठीक है, ये आपका रूरल एरियाज में 1.8% है और अर्बन एरिया में 2.9% है। तो देखा जा रहा है कि जो ये आपका इंटर रिलीजियस मैरिज है ये ज्यादा है अर्बन एरिया में। कहां पर? अर्बन एरिया में ये ज्यादा है रूरल एरिया की बजाय। तो यहां पर स्केनेरियो इन रिलीजियस ग्रुप, अब इसी के लिए बात की गई है कि प्रोवेलेंस ऑफ वुमेन मैरिज आउटसाइड देयर, मतलब कि जो औरतें बाहर शादी कर रही है अपने धर्म से, ठीक है, उसमें से ज्यादा जो विश्वास करती है 3.5% ऐसी है जो क्रिश्चियन, ठीक है, और जो मिक्स्ड मैरिज करती हैं। और सिख जो है सेकंड है 3.2%, हिंदू है 1.5% और मुस्लिम जो है वो 0.6% बताए गए हैं। अगर स्टेट्स कैटेगरी की बात करें तो पंजाब जो इसमें सबसे ज्यादा है मिक्स्ड मैरिज में 7.8%, झारखंड 5.7%, आंध्र प्रदेश 4.9%, ठीक है, ये जो है आपके मिक्स्ड मैरिज का रेशो एक तरह से परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर। और जो लोवेस्ट की बात करें तो वो सबसे कम बंगाल में है 0.3%, छत्तीसगढ़ में 0.6% और राजस्थान में 0.7%। तो इस हिसाब से हमने देखा यहाँ पर कि जो हमारा आपका इंटरफेथ मैरिज है वो क्या क्या है और कैसे इसका इंपैक्ट क्या है और कहां पर कितनी मतलब यानी कि इसके मैक्सिमम केसेस कहां हैं और मिनिमम केसेस कहां हैं, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी। आगे जो है अगला सेकंड एडिटोरियल जो है वो है हमारा द सोरी प्लाइट ऑफ आंध्र प्रदेश एट हायर जुडिशियरी एडिटोरियल। ये एडिटोरियल है हमारा, ठीक है, द सोरी प्लाइट ऑफ द आंध्र प्रदेश हायर जुडिशियरी। गाइस अगर मैं इस आर्टिकल इस एडिटोरियल को दोबारा यहां पर बताता हूं तो आपका काफी टाइम लगेगा। 3-4 दिन पहले मैंने इस केस को आपको बिल्कुल क्लियरली इस केस को बताया हुआ है, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी का केस जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है भाई, उन्होंने बोबडो साहब को जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, सॉरी आपके, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्हें एक लेटर भेजा और बताया है, जो जस्टिस है उन्हें बताया है कि भाई ठीक है, इस टाइप से जो आपको बताया था वो 3 जगह को अपनी कैपिटल बनाना चाह रहे लेकिन वो बात नहीं हो पा रही। तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर और प्लस जो हाई कोर्ट के जज है उनके ऊपर एक केस कर दिया और केस करने की बात की है। तो उसी के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो यहां पर ना मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते मैं आपको यही कहूंगा कि 3-4 दिन पहले के जो एडिटोरियल इससे संबंधित आप उस एडिटोरियल को समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए डोरमेंट बट वेटिंग टू स्ट्राइक उतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसमें जानना क्या है। आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के कारण इस वक्त जो मतलब यानी कि बात की जाए जो टेरर वाले हैं, जो टेररिस्ट है वो शांत बैठे हुए निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, उन्हें भी डर है या किसी के कारण वो सारी चीजें एक्टिविटी अभी नहीं हो पा रही है। तो यहां पर यही बताया गया है कि जिस दिन ये आपका मतलब खत्म हो जाएगा तो ये फिर से बाहर आएंगे, फिर से ये लोगों को तंग कर सकते हैं, फिर से हमें इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, इन थ्रेड्स का, जैसे कि अलकायदा हो गए या कुछ भी हो गए, इस टाइप की जो चीजें हैं इन्हें भारत को और पड़ोसी देशों का इनका सामना फिर से करना पड़ सकता है, ठीक है।
आगे है मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV। ये हमारा अगला एडिटोरियल है। इसमें HIV के बारे में बताया गया है कि काफी नए जो केसेस की बात करें वो बहुत कम आ रहे हैं HIV के बच्चों में, ठीक है। तो उसमें मेनली हमारे लिए ये जानने की जरूरत है, मेन जो हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट है वो HIV क्या है। HIV क्या है उसके बारे में जानना है। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप कह सकते हो, और जो कि एक इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, और जिसे आप मतलब यानी कि जिसके द्वारा एड्स भी बनने की खतरा रहता है, एड्स भी हो सकता है, ठीक है। एड्स क्या है, एक डेडली कंडीशन है जिसके द्वारा आदमी का इम्यूनो सिस्टम जो है फेल हो जाता है। आदमी का इम्यूनो सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है और उसका लाइफ थ्रेट इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी बॉडी को कैंसर हो जाता है, ठीक है। जो HIV है वो क्या करता है, जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, और T हेल्पर सेल है, उसे क्या, ठीक है, तो वो उसे डेमोलाइज कर देता है, मतलब उसे खत्म करने लग जाता है, और फिर उसके बाद खुद की कॉपी इन सेल्स में बनाने लग जाता है। जो टी हेल्पर सेल है उसे CD4 सेल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर द एवरेज सर्वाइवल पीरियड फॉर ए पर्सन अफेक्टेड विद HIV से जो आदमी अफेक्टेड है उसके जो मैक्सिमम जीने के जो चांसेस बताए जाते हैं 9 से 11 साल के बताए जाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के HIV से वो ग्रसित है। आगे बताया गया है कि जो एवरेज पीरियड है, एवरेज सर्वाइवल पीरियड जो है, ठीक है, ये तो सॉरी मैंने आपको बता ही दिया। जो HIV इन्फेक्शन है कैन ऑक्योर बाय द ट्रांसफरेंशन ऑफ ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, वेजिनल फ्लूइड, सेमन और प्री, मतलब बताया गया किन किन चीजों के कारण HIV फैल सकता है, ठीक है। खून के ट्रांसफर होने से, बच्चे के दूध पीने से, ठीक है, या इस टाइप की काफी सारी चीजें हैं। HIV जो है both occur such both free virus particular as a virus inside the infected, मतलब है नहीं कि दोनों तरीके से फैल जाता है, चाहे तो पार्टिकल्स के द्वारा या फिर किसी आदमी से किसी के द्वारा संक्रमण के द्वारा, ठीक है। एक वीक इम्यूनो सिस्टम जो है वो जल्दी से इसके इन्फेक्शन का और इसके कैंसर का शिकार होता है, और काफी डिफिकल्ट होता है किसी आदमी को जो इन्फेक्टेड होता है उसे रिकवर करना या इस बीमारी से ऊपर उभरना, ठीक है। HIV दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइप 1, एक मोस्ट कॉमन होता है। तो जो टाइप आपका जो, और इसे फिर 4 भागों में और बांट सकते हैं, ग्रुप M, ग्रुप N, ग्रुप O, ग्रुप P। तो ग्रुप M जो होता है ना वो सबसे मेन होता है, ठीक है, और 90% जो केसेस है ग्रुप M के कारण ही होते हैं। जो टाइप 2 हो गया आपका, जो कि कॉमन मोस्ट कॉमन था, वो ज्यादातर वेस्टर्न अफ्रीका और इंडिया के और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। 8 मतलब HIV-2 के 8 ग्रुप होते हैं, और HIV-2 जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू सीमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंडेमिक इन मनी स्पीसीज। ये बता दिया कि इम्यूनो इनडिफिशियंसी वायरस से संबंधित होता है ये आपका, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाना ये HIV क्या है, किस कारण फैलता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे फिनिश होते हैं। अब हम चलते कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है अस्फोइटिडा, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। CSIR-IHBT ने एक मेक्स हिस्ट्री, एक इतिहास बनाया है, किसके द्वारा, असाफियोटिडा को इंट्रोड्यूस करके। और ये क्या है, कल्टीवेशन इन इंडियन हिमालयन रीजन, भारतीय हिमालयन के क्षेत्र में कल्टीवेशन के रिगार्डिंग एक तकनीक या पद्धति कह सकते हो, उसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये क्या है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ CSIR के एफर्ट्स के द्वारा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी ने, IHBT ने पालमपुर के द्वारा, पालमपुर में फार्मर्स ऑफ लाहौल वैली के घाटियों में जो किसान है, ठीक है, उनके लिए हिमाचल प्रदेश में एक नई कल्टीवेशन विधि लेके आए हैं, ठीक है, जिसे हींग कह सकते हो, असाफोइटोडिया कह सकते हो आप, ठीक है। ये क्या, असाफोइटिडा क्या है, एक प्रकार का टॉप कंडिमेंटेंट एंड हाई वैल्यू स्पाइस क्रॉप इन इंडिया है, मतलब बहुत उच्च प्रकार की स्पाइस क्रॉप है ये भारत में। और लगभग 1200 टन जो है इसके रॉ कच्चे असाफोइटिडा लगभग एनुअली इंपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान से, ईरान से, उज्बेकिस्तान से, और एक्सपेंड किया जाता है इस पर लगभग 100 मिलियन USD हर साल, ठीक है। CSIR-IHBT जो है वो 6 ऐसे सीड्स की मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि ठीक है, 6 सीड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और आगे है जो पिछले 30 सालों में दिस हैज बीन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये पहली बार हुआ है कि असाफोइटिडा के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है इस देश में, ठीक है। सीड्स इन द इस मतलब असाफोइटिडा सीड्स के बारे में देश में इंट्रोड्यूस किया गया है, या इस पद्धति के बारे में बताया गया है, इस तकनीक को जो आई है ये उसके बारे में, ठीक है। अगला है आयुष्मान
साहकार, आयुष्मान साहकार क्या है? इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने एक लॉन्च किया है आयुष्मान साहकार। ये क्या है कि स्कीम है, किसके रिगार्डिंग? ये स्कीम है उन लोगों को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या बताया गया है? द स्कीम ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो स्कीम जो एनसीडीसी के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। तो अपेक्स जो है ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो बताया कि जो अपेक्स एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में। एनसीडीसी जो है वो क्या करता है? एक्सटेंड टर्म लोन, लोन के टर्म को बढ़ाता है, ठीक है, टू प्रोस्पेक्टिव कॉर्पोरेटिव्स, कॉर्पोरेटिव्स के रिगार्डिंग टू द टून ऑफ 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ के टर्नओवर के रूप में, मतलब जो कि आने वाले भी हो सकता है। और यहाँ पर 52 हॉस्पिटलों को, ठीक है, देयर आर मतलब 52 हॉस्पिटल बताए गए हैं जो कि इन कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और एनसीडीसी जो है ये फंड कर रहा है, ठीक है, इसे बूस्ट अप करने के लिए इन हेल्थ केयर सर्विस को जो इन कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, रन किए जा रहे हैं। तो एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आयुष्मान साहकार जो है एक स्पेशली कवर्स एस्टेब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, रिपेयर, रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल। मतलब किससे संबंधित है ये आपका आयुष्मान साहकार? आयुष्मान साहकार जो है किसी मतलब यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड है, उसके एस्टेब्लिशमेंट से, मॉडर्नाइजेशन से, एक्सपेंशन से, रिपेयर से, रिनोवेशन से, ठीक है, एंड आल्सो हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से भी रिलेट करता है ये, ठीक है। तो मेनली तो आपकी यही चीज है, किस किस चीज से रिलेट करता है और ये है क्या और किसने शुरू किया। ओके, तो यहां पर हमने ये भी आर्टिकल फिनिश किया। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसीसीएस, डीडीसीएस। इसमें क्या बताया गया कि सेंटर ने 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 1989 के तहत, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में एक चीज है कि जिसमें क्या मेंबर्स को डायरेक्टली वोट किया जा सकता है, इलेक्ट किया जा सकता है वोटर्स के द्वारा इन यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, आर सेट टू बिकम ए न्यू यूनिट। इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम है इसने क्या किया? रिप्लेस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स, इस चीज को रिप्लेस कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कि विल प्रिपेयर एंड इम्प्रूव डिस्ट्रिक्ट प्लान एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान्स और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसमें अब मतलब उसे प्रिपेयर करेगा और उसे अप्रूव करने का काम करेगा। आगे कह रहे हैं हेयर की फीचर हाउएवर इज दैट डीडीसीएस विल हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, और डीडीसीएस में एक हर डिस्ट्रिक्ट से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो टर्म होगा डीडीसी का वो 5 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए होगा, ठीक है। और एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस विल अलाउ फॉर रिजर्वेशन, और इसमें शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल कास्ट और वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन भी अलाउ किया गया है। इसमें ये चीज बताई जा रही है। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, जो कि वहां के, ठीक है, एडीसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो उस जिले के हैं, तो शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे उस डेवलपमेंट काउंसिल के। तो यहाँ पर ये सारी बातें कही जा रही है। अगला जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल वह है हमारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर। इसमें बताया गया है कि सोशिएटल चैलेंजेस जो आ रहे हैं, सोशिएटल चैलेंजेस जो आ रहे हैं डिजिटल इनोवेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, उसकी एड्रेसिंग करना फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाइंट इनोवेशन सेंटर का काम है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड सेंटर सीआईसी विद अमेजन वेब सर्विस एडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर सीआईसी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। जो सीआईसी इज द पार्ट ऑफ एडब्ल्यूएस सीआईसी ग्लोबल प्रोग्राम, मतलब ग्लोबल प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, चाहे नॉन प्रॉफिट एजुकेशन एजेंसी हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उन सब के लिए टू कम टुगेदर ऑन प्रोसेसिंग चैलेंजेस। मतलब जो आ रहे हैं चैलेंजेस उन सब पे एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, नए आइडिया बना सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं एक्सपर्टाइज के द्वारा। नीति आयोग जो है इसमें
ठीक है, नीति आयोग ने अनाउंसमेंट किया है। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी CIC विल बी द ग्रेटर इनेबल टू बिल्डिंग इन्वर्टर्स एंड स्टार्ट यूपीएस एंड हेल्प इन पायलटिंग स्टेट ऑफ द हार्ट। मतलब इन चीजों के लिए नीति आयोग क्या काम करेगी उसमें ये बताया गया है। जो अगला है, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, मतलब यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के यूनियन मिनिस्टर ने अभी एक फाउंडेशन किया है, स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का। कहां पे? आसाम में 20 अक्टूबर 2020 को, 20 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और इसमें 694 करोड़ का, मतलब यानी कि बताया गया है जो खर्चा हुआ है 600 करोड़, ये 694 करोड़ प्रोवाइड करेगा, विल प्रोवाइड डायरेक्टली कनेक्टिविटी टू द एयर, रोड, रेलवे एंड वाटर वेज टू द पीपल। ठीक है, 694 करोड़। ठीक है, याद रखना 694 करोड़ ये पार्क जो है प्रोवाइड करेगा, मतलब एक तरह से इकोनॉमी जो इन चीजों के रिगार्डिंग। और ये जो है भारतमाला परियोजना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारतमाला परियोजना है उसके अंडर में, मतलब यानी कि डेवलप की जाएगी या की जा रही है। यहां पर ये चीजें क्लियर की गई है। आगे देखते हैं एससीओ स्टार्टअप फोरम। एससीओ स्टार्टअप फोरम जो है 27 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा रिगार्ड, और इसके एक मीटिंग होगी एससीओ ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग, जो कि 28 अक्टूबर को होनी है फिर। और इस फोरम में क्या होगा, एक ले द फाउंडेशन ऑफ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट अमॉन्ग द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेंबर स्टेट्स टू डेवलप एंड ऑन देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम कलेक्टिवली। मतलब यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई है। एससीओ जो है आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट टू डेवलप करने के रिगार्डिंग और उनके स्टार्टअप के रिगार्डिंग, इकोसिस्टम के स्टार्टअप के रिगार्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, और इसमें लॉन्चिंग मल्टीपल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, कई मतलब एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को लॉन्च करने की बात कही जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा? एक डेडिकेटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, मोबिलाइजेशन के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा और शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर कही जा रही है। और 30 नवंबर 2020 को, ठीक है, इसका स्टार्टअप जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो खत्म होते हैं, और बस एक दो और बच रहे हैं, उनकी तरफ चलते। दो दो और रह गए। CPSE कैपेक्स रिव्यू। कैपेक्स रिव्यू क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी। ठीक है, सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साथ में इन्होंने एक मीटिंग की थी। और मीटिंग जो थी 14 CPSE पॉइंट्स को लेके थी। उसमें क्या थे जो, ठीक है, टू रिव्यू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसके रिगार्डिंग थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग ये आपकी मीटिंग थी। तो इसमें क्या था, जो चौथा था, दिस वाज द फोर्थ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ मीटिंग, चौथी मीटिंग थी ये, that the finance ministry is having with the various stakeholder to accelerate the economic growth in the background of COVID-19 pandemic। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताई जा रही है, वहां पे ये बातें बताई जा रही है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसमें निहित है। जो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का देखे तो उस समय कैपेक्स का जो टारगेट था 1,11,672 करोड़ का था इन 14 CPSEs के लिए। ठीक है, इन 14 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए। और जो अचीवमेंट था वो था 1,16,323 करोड़। ठीक है, ये बताया गया है। तो वाइल रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ CPSE के परफॉर्मेंस को रिव्यू करते समय श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि जो कैपेक्स है, ठीक है, बाय CPSE, जो CPSE के द्वारा चलाया जा रहा है, एक क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक क्रिटिकल ड्राइवर का काम कर रहा है, और उसे स्केल्ड अप करने की जरूरत है 2021 और 21-22 के लिए। ठीक है, और ये कैरिड आउट किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा। लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल जो है हमारा आज का, वो क्या है? इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर, IAHA, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग
5वीं जर्नल काउंसिल मीटिंग हुई है, ठीक है, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग की किसके चेयरमैनशिप के नेतृत्व में, मतलब किसके नेतृत्व में हुई है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नेतृत्व में, उनके चेयरमैनशिप में या फिर लीडरशिप में कह सकते हो। इसके बारे में क्रिएट 1983 1983 में क्रिएट हुआ IAHB, IAHE को मैंने बता दिया, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंटर इंजीनियर्स, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, ठीक है, IAHE हैज बीन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हाईवे। ये क्या करता है, हाईवे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं प्रोफेशनल, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, PSU में काम करते हैं, लोकल बॉडीज जो है या कॉन्ट्रैक्टर्स जो है या कंसल्टेंट जो है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग ये चीजें तैयार हुई यहाँ पर, ठीक है। और इस काउंसिल में मतलब यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट को भी अप्लाई किया गया हाईवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। रोड सेफ्टी और रेगुलेशन को भी देखा गया, ठीक है, रोड सेफ्टी और रेगुलेशन को भी देखा गया और रिसर्च और डेवलपमेंट को भी इसमें अप्लाई किया गया। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ये किसके चेयरमैनशिप में चल रही थी, श्री YS मलिक, श्री YS मलिक। तो ये सारी चीजें गाइस आप लोग देख लेना, यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो यहाँ पर वो भी फिनिश होते हैं। और आज का सेशन भी यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, सॉरी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और जैसा कि आपको पता है हम एक वीकली टेस्ट भी अरेंज करते हैं, तो उस वीकली टेस्ट को भी देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अपडेशन भी मिल जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन के बारे में देख सकते हैं और फिर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।